बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट हम लोग चैप्टर नंबर हमने होमियोस्टेसिस का स्टार्ट किया है। तो कुछ हमने उसका थोड़ा सा डिस्कस कर लिया था लास्ट लेक्चर में। नेक्स्ट आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखें, हमने सेल लेवल पे बात कर रहे थे होमियोस्टेसिस की। ठीक है, तो आज वही देखते हैं हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। तो सबसे पहले इसके कंटेंट्स की तरफ आ जाएं। सेलुलर लेवल पे बात करेंगे होमियोस्टेसिस की। नेक्स्ट उसके कंट्रोल सिस्टम के बारे में बताएंगे। देन कंपोनेंट्स उसके लिविंग सिस्टम के कौन कौन से होते हैं। लिविंग सिस्टम हम लोग देखेंगे वो क्या होता है। रिसेप्टर क्या होते हैं जो कि कंपोनेंट है लिविंग कंट्रोल सिस्टम का। कंट्रोल सेंटर क्या है, इट इज आल्सो कंपोनेंट ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। इफेक्टर क्या होते हैं, ये भी कंपोनेंट है कंट्रोल सिस्टम का। नेक्स्ट देखिए, फिजिकल कंट्रोल सिस्टम क्या होता है और लिविंग कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। बेसिकली फिजिकल और लिविंग कंट्रोल सिस्टम ये दोनों टाइप्स हैं कंट्रोल सिस्टम की, ये आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम लोग यहाँ पे फीडबैक मैकेनिज्म भी डिस्कस कर लेंगे, उसकी थोड़ी सी टाइप्स। ये स्टूडेंट, तो लेक्चर की तरफ मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले होम्योस्टेसिस एट सेलुलर लेवल हमने बात की थी। सेल के अंदर विद इन मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के अंदर भी चीजें जो उनसे चेंज होती हैं, फ्लक्चुएशंस आती हैं। तो सेल के अंदर जो चेंजेस आती हैं, तो सेल के जो इंटरनल इन्वायरमेंट था उसको हम लोग क्या नाम देते थे, इंट्रा इन्वायरमेंट का नाम देते थे। और सेल से बाहर का जो इन्वायरमेंट था उसको हम लोग एक्स्ट्रा इन्वायरमेंट, एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट का नाम देते थे। ये स्टूडेंट, तो वही बात करते हैं कि इंटरनल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आती हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था हर चीज जो सी है वो फिक्स पॉइंट पे नहीं होती। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी काम हो रहे हैं वो फिक्स नहीं होते, उनमें एक रेंज पाई जाती है। ठीक है, एक रेंज में रह के, एक लिमिट में रह के वो काम करते हैं। तो वो लिमिट क्यों बनाई गई है, ऑर्गेनिज्म ने क्यों बनाई है वो लिमिट, अपनी आसानी के लिए। तो कहा गया है कि जो चेंजेस आती हैं विद इन इंटरनल इन्वायरमेंट, वो स्पेसिफिक जो चेंजेस आ रही हैं नेसेसरी होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए। उस चेंजेस की वजह से वो जो रेंजेस बनाई गई हैं वो क्या करती हैं, वो ऑर्गेनिज्म को फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो अपने काम बड़ी आसानी से परफॉर्म कर सके। क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट देखिए, अगर हम लोग बात करें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की, बॉडी से बाहर, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर हम लोग वाटर की बात, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में फिर दो पॉसिबिलिटीज होती हैं। अगर वाटर के मद्देनजर रख के हम लोग कहें कि वाटर के मुताबिक हमारा जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो दो तरह का हो सकता है। ठीक है, या तो बाहर बहुत ज्यादा पानी होगा, अबंडेंट सप्लाई होगी पानी की, बहुत ज्यादा होगा, या फिर उस इन्वायरमेंट में पानी कम होगा, ड्राई कंडीशंस होंगी। ठीक है, तो हमने बात की है कि ऑर्गेनिज्म के एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पानी को मद्देनजर रखते हुए दो टाइप का इन्वायरमेंट होगा। सबसे पहले हमने बात की है कि पानी बहुत ज्यादा हो सकता है या फिर पानी कम हो सकता है। जैसे हम लोग कहते हैं एक्वेटिक एनिमल्स हैं, उनके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है वहां पे पानी बहुत ज्यादा पाया जाता है। दूसरी तरफ देखें तो जो डेजर्ट में एनिमल्स रहते हैं उनके इर्द गिर्द पानी कम होता है, पानी की कमी होती है। ठीक है, तो उसको देख के हम लोग करते हैं कि जब अबंडेंट सप्लाई होती है तो क्या होता है, जब ड्राई कंडीशंस होती हैं तो क्या होता है, उनकी वजह से भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर चेंज आता है या नहीं। तो इंटरनल इन्वायरमेंट की बात करते हैं कि बॉडी के अंदर जो वाटर है उसको भी एक नैरो रेंज के अंदर मेंटेन किया जाता है इन रिस्पॉन्स टू देयर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज आएगा तो बॉडी के अंदर भी जो वाटर है वो चेंज होता है, उसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज होती है। यहाँ पे देखें, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये इसका इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये ऑर्गेनिज्म का मैंने इंटरनल इन्वायरमेंट बताने लगे हैं कि यहाँ पे उसने वाटर को मेंटेन करना है। तो हमने कहा जो चीजें हैं, वाटर है वगैरह, वो एक लिमिट में आके वो मेंटेन होता है, एक रेंज में। मे बी ये जो रेंज है इससे ज्यादा वाटर नहीं जा सकता और ये जो रेंज है इससे कम वाटर नहीं आ सकता।
ठीक है, बॉडी के अंदर ये कम हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या होगा, बॉडी को बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है, उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टॉप हो जाते हैं। और अगर इस लेवल से भी अगर वाटर ज्यादा चला जाएगा तो भी बॉडी को या ऑर्गेनिज्म को डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ता है। ठीक है, क्यों? अगर सेल के अंदर वाटर ज्यादा हो जाएगा तो सेल फट जाएंगे, ठीक है, और अगर कम होगा तो सेल श्रिंक कर जाएंगे, क्लियर? तो मेटाबॉलिक प्रोसेस पॉसिबल नहीं होते। अब हम लोग वाटर के हिसाब से देखते हैं कि अगर इन्वायरमेंट में वाटर बहुत ज्यादा है, अबंडेंट वाटर है, पानी बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? पानी बहुत ज्यादा है तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से वाटर जोन से है इस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर एंटर करना शुरू कर देता है। हम किस ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं? जो कि अबंडेंट वाटर के अंदर रहता है, बहुत ज्यादा पानी जहां पे होता है, तो उसकी बॉडी के अंदर ये वाटर एंटर करना शुरू कर देता है। मे बी उसने ये वाटर का लेवल अपनी बॉडी के अंदर इस लेवल पे अरेंज किया, मेंटेन किया हो, लेकिन जब वाटर इसकी बॉडी के अंदर एंटर होना शुरू हो जाएगा तो ये लेवल जो सा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, बॉडी के अंदर वाटर ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। इस टाइम भी जो ऑर्गेनिज्म है कोई रिस्पॉन्स शो नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो चेंज आ रहा है विद इन रेंज आ रहा है। ये देखें, ये एक रेंज है, हाई लेवल पे जो रेंज है, और ये लोअर लेवल पे जो रेंज है, ठीक है। तो रेंज जो सी आ रही है वो एक लिमिटेड में आ रही है, जो चेंज आ रहा है। लेकिन देखिए, अगर ये वाटर जोन से है, ये लेवल, वाटर का लेवल इस लिमिट से ज्यादा हो जाए, फिर जाके कहीं ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ पे बात काबिल गौर क्या है कि ऑर्गेनिज्म कब रिस्पॉन्स करता है? जब उसके जो चेंजेस हैं वो लिमिट से बाहर हो जाए, बेशक वो ज्यादा चेंजेस आ रही हैं या फिर कम हो रहा है। लिमिट हमने बनाई है, एक लोअर लिमिट है और एक जोन सी हायर लिमिट है। अगर इन दोनों लिमिट से बात जोन सी है बाहर जा रही है, देन ऑर्गेनिज्म कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करता है। तो यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे वाटर जोन सा है इस लेवल तक आ जाए, ठीक है, हाई लेवल से भी ज्यादा हो जाए बॉडी के अंदर, फॉर एग्जांपल ये ऑर्गेनिज्म का जो हाई लेवल था 35 पे जाके वो वाटर को मेंटेन कर सकता था। अगर 35 ml वाटर जोन सा है वो बॉडी के अंदर है तो बॉडी के प्रॉपर फंक्शंस हो रहे हैं। अगर 35 से ज्यादा हो रहा है वाटर, मतलब 40 ml वाटर हो गया बॉडी के अंदर, देन वो ऑर्गेनिज्म के लिए मुश्किल पैदा करता है। तो चूंकि बाहर इन्वायरमेंट के अंदर वाटर बहुत ज्यादा है, तो वाटर जो सा बाहर से बॉडी के अंदर आ रहा है उसकी वजह से क्या होता है, पानी बॉडी के अंदर ज्यादा होना शुरू हो जाता है और लिमिट को भी क्रॉस कर देता है, लिमिट से भी ज्यादा जब हो जाता है। फिर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ने अपने बॉडी के अंदर वाटर को मेंटेन करना है, फिर क्या करेगा ये ऑर्गेनिज्म? अपनी बॉडी के उन सिस्टम्स को एक्टिव करेगा जो वाटर को मेंटेन करेंगे, ठीक है। कौन कौन से सिस्टम होंगे? जैसे स्वेट ग्लैंड को ओपन करेगा, जो एक्स्ट्रा वाटर वो स्वेट ग्लैंड के जरिए सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा एक्सक्रीशन स्टार्ट कर देगा, जिसके जरिए क्या होगा, जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी के अंदर आया है बाहर से वो दोबारा से कम होना शुरू हो जाएगा। जब वाटर जोन सा बॉडी से निकलना शुरू हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से ये लेवल जोन सा वाटर का कम होना शुरू हो जाएगा जो पहले इंक्रीज किया था। क्लियर स्टूडेंट? जब 35 ml तक वाटर आ जाता है बॉडी के अंदर, दोबारा से 35 ml वाटर हो गया, जो एक्स्ट्रा वाटर था वो रिलीज हो गया, निकल गया है, तो क्या करते हैं, ये बॉडी के अंदर वाटर हम लोग कहते हैं मेंटेन हो गया दोबारा से, ठीक है। तो वाटर मेंटेन हो जाता है, तो वो मेंटेन कौन करवा रहा है? इसका कंट्रोल सिस्टम। ये स्टूडेंट, अब दूसरी तरफ आ जाए, ये हमने किसकी बात की? अबंडेंट जब वाटर होता है। अब अगर ड्राई कंडीशंस है, पानी बहुत ज्यादा कम है बाहर के इन्वायरमेंट, तो क्या होगा? ऑर्गेनिज्म को वाटर नहीं मिल रहा, जो वाटर बॉडी के अंदर मौजूद था वो यूज कर लिया गया है डिफरेंट मेटाबॉलिक प्रोसेस के अंदर, ठीक है। फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता इस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस लेवल से जो वाटर है वो कम होना शुरू हो जाता है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये जो लोअर लिमिट है, ये वाली लोअर लिमिट, इससे भी पानी बॉडी के अंदर कम हो जाता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। हमने कहा था अगर इस लिमिट तक, मतलब ये लिमिट जो लोअर लिमिट है ये है 25 ml तक वाटर को, मिनिमम वाटर कितना होगा बॉडी के अंदर तो बॉडी काम करती रहेगी, मिनिमम की बात करते हैं 25 ml। अगर 25 ml से भी कम वाटर हो रहा है बॉडी के अंदर तो क्या होगा, बॉडी के डिफरेंट फंक्शन स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। तो जब वाटर जो है बॉडी के अंदर कम होता जा रहा है, बहुत ज्यादा कम होता जा रहा है, इस लिमिट से भी नीचे चला गया है बॉडी के अंदर, उसकी डिहाइड्रेशन होना स्टार्ट हो जाती है ना,
तो फिर बॉडी क्या करती है, इस वाटर की कमी को पूरा करने के लिए क्या करती है, अपने डिफरेंट सिस्टम्स को एक्टिव करती है। जैसे उन अपने ऑर्गन्स को एक्टिव कर देती है, उन सिस्टम्स को एक्टिव करती है जिन्होंने वाटर को स्टोर करना होता है। जैसे स्वेट ग्लैंड जो पहले ओपन थे, जब वाटर ज्यादा हो जाता है, अब चूंकि वाटर बॉडी के अंदर कम हो रहा है तो ये स्वेट ग्लैंड बंद हो जाएंगे, तो जो वाटर रिलीज हो रहा होता है तो वो भी स्टॉप कर जाता है। ठीक है, एक्सक्रीशन का प्रोसेस स्टॉप कर दिया जाता है, स्लो डाउन कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वाटर जो है बॉडी से रिलीज आउट नहीं हो पाता। दूसरी साइड पे क्या करता है, ये ऑर्गेनिज्म सर्च करता है वाटर को, पानी को ढूंढता है, ताकि वो लेके अपनी बॉडी के अंदर वाटर का जो लेवल है दोबारा से मेंटेन कर सके। ठीक है स्टूडेंट, तो हाई लेवल पे क्या किया था उसने, वाटर ज्यादा हो रहा था उसको दोबारा से कम पे लेके आया है। ठीक है, और यहाँ पे ड्राई कंडीशंस में बॉडी के अंदर पानी कम हो रहा था, उसको दोबारा से मेंटेन किया है। तो यही बात की गई है, ये कौन करवा रहा है, होम्योस्टेसिस करवा रहा है। होम्योस्टेसिस को कौन कंट्रोल करवा रहा है, कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस होता है जो सारी चीजें कंट्रोल करवाता है। तो कहते हैं यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, कहते हैं जब वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें इंटरनल एनवायरनमेंट में नैरो रेंज में चेंजेस आना शुरू होती है। ऑर्गेनिज्म जो से रिस्पॉन्स करते हैं उस वाटर के लिहाज से। अगर ज्यादा है वाटर बॉडी के अंदर तो वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं ऑर्गेनिज्म, और अगर वाटर जो है कम हो रहा है बॉडी के अंदर तो उसको भी क्या करते हैं, ज्यादा करने की कोशिश करें। तो ये क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं। अबंडेंट सप्लाई होगी तो क्या होता है, और ड्राई कंडीशंस होंगी तो क्या होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने अभी डिस्कस किया है कि कंट्रोल सिस्टम जो सा है कुड नॉट, ये इजाजत नहीं देता, फ्लडेड मतलब बॉडी के अंदर या सेल के अंदर वाटर को फ्लड नहीं होने देता, वाटर को बहुत ज्यादा नहीं होने देता। कब, जब बाहर जो सा वाटर बहुत ज्यादा है, अबंडेंट सप्लाई है वाटर। अगर बाहर बहुत ज्यादा वाटर है तो बॉडी के अंदर वाटर का फ्लड नहीं आता, ना ही उसके सेल जो से फ्लडेड होते हैं। अगर फ्लडेड हो जाएंगे तो क्या होगा, उसके सेल जो से ब्रस्ट कर जाते हैं, फट जाएंगे, जिसकी वजह से बॉडी को नुकसान होता है। तो उसके अंदर वाटर को फ्लड नहीं होने देता, मेंटेन रखता है। दूसरी तरफ देखें, अगर कंडीशंस ड्राई हैं, ड्राई कंडीशंस हैं मतलब पानी कम है, बॉडी को पानी कम मिल रहा है, उसके बावजूद ऑर्गेनिज्म जो से हैं अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट नहीं होने देते, मतलब बॉडी के अंदर पानी की कमी नहीं आने देते, उसको मेंटेन करते हैं। वो कौन मेंटेन करवा रहा है, अबंडेंट सप्लाई में और ड्राई कंडीशंस में कौन चीजों को, वाटर को मेंटेन करवा रहा है, इनका कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम जो सा है अबंडेंट सप्लाई में भी वाटर को एक मेंटेन लेवल पे रखता है और ड्राई कंडीशंस में भी वाटर को एक मेंटेन लेवल पे रखता है। अब ये इनमें वेरिएशंस आ सकती है कि यहाँ पे जो कंडीशंस थी कि अबंडेंट सप्लाई में ये जो लेवल है वाटर का वो ज्यादा हो जाएगा और ड्राई कंडीशंस में ये वाटर का लेवल कम हो जाएगा। ये आगे फर्दर पॉसिबिलिटीज हैं। क्लियर स्टूडेंट, लेकिन मेंटेन रहता है बॉडी के अंदर विद इन नैरो रेंज, एक रेंज के अंदर वो चीजें इनके अंदर मेंटेन रहती हैं। और कौन मेंटेन करवा रहा है, इनका कंट्रोल सिस्टम। क्लियर स्टूडेंट, नेक्स्ट मूव करते हैं इसकी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कंपोनेंट्स ऑफ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। सबसे पहले हम देखते हैं कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम मतलब कोई ना कोई चीज को जो कंट्रोल करने के लिए जो सिस्टम होते हैं। तो कहते हैं जैसे लिविंग की बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें तो उनके अंदर भी कंट्रोल सिस्टम पाए जाते हैं जो चीजों को मेंटेन करने में मदद देते हैं। ठीक है, तो जो कंट्रोल सिस्टम लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो बेसिकली किस तरह काम कर रहे हैं, जैसे किसी फिजिकल कंट्रोल सिस्टम का काम, कंट्रोल सिस्टम वर्क करता है। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम मतलब कि कोई मशीन्स के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम प्रेजेंट होता है, ये मशीन की बात कर ले, वो कैसे ऑन हो रही है, कैसे स्टॉप हो रही है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह जैसे मशीन के अंदर चीजों को कंट्रोल किया जाता है, वैसे ही बिल्कुल लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर भी चीजों को कंट्रोल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। अब बात की है कि कंट्रोल सिस्टम, जैसे मैंने पहले आपको स्टार्ट में बताया था कि इसके कंपोनेंट्स होते हैं जो कि किसी चीज को कंट्रोल करने में मदद दे रहे हैं। तो कंट्रोल सिस्टम के कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले रिसेप्टर। रिसेप्टर क्या करते हैं, दे डिटेक्ट चेंज, जो चेंज आया है उसको डिटेक्ट करते हैं। कंट्रोल सेंटर होता है, कंट्रोल सेंटर क्या करता है, फिर जो चेंज आया है
उसके ऊपर कोई काम करना, एक्शन लेना, ऑर्डर देना, ठीक है, कंट्रोल सेंटर के जिम्मे होता है। इफेक्टर्स क्या करते हैं, जो कंट्रोल सेंटर ने आपको ऑर्डर दिया है, इफेक्टर्स को ऑर्डर दिया है, वो आगे उस ऑर्डर को पूरा करना, ठीक है, उस ऑर्डर को पूरा करना कौन करवाता है, हमारे इफेक्टर्स। अब इसकी एग्जांपल से हम लोग देखते हैं, जैसे गर्ल्स की बात कर लें तो वो घरों में मोस्टली स्ट्रेटनर यूज करती हैं बालों को स्ट्रेट करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट। तो वहां पे ऐसे ये स्ट्रेटनर है, यहाँ पे वहां पे कुछ डिजिट्स लिखे होते हैं, मतलब नंबरिंग लिखी होती है वहां पे, किसी पे 1 लिखा गया है, किसी पे 2 लिखा गया है। ये कौन है? पूछो ये कौन है? स्टूडेंट ये किसकी वीडियो ऑन है? और ये मेल क्यों है बीच में ऐड? सर प्लीज इस पॉइंट को नोट किया जाए, कोई मेल जो है वो ऑनलाइन है। हमने रिमूव कर दिया है उसको। क्लियर स्टूडेंट, कि हम लोग बात कर रहे थे कंपोनेंट्स के बारे में। कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, रिसेप्टर पाए जाते हैं, कंट्रोल सेंटर होता है और इफेक्टर्स होते हैं। दीज आर द बेसिक 3 कंपोनेंट्स ऑफ अ कंट्रोल सिस्टम। बेशक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल सिस्टम है या किसी मशीन का कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रेटनर की, उसके अंदर कंट्रोल सिस्टम कैसा, उसके अंदर हम लोग ये 3 कंपोनेंट डिस्कस करेंगे। तो हमने कहा मोस्टली वहां पे डिजिट्स लिखे होते हैं, नंबरिंग की होती है, नंबर 1 है, नंबर 2 है, नंबर 3 है, ठीक है, इस तरह की नंबरिंग लिखी होती है। आप लोग किसी एक नंबर पे प्रेस करते हो कि मतलब आप लोग वो नंबर सेट कर लेते हो कि इस पे आके, इस नंबर पे आके हमें इतना टेम्परेचर चाहिए। मे बी 1 पे जो टेम्परेचर है कितना मेंटेन हो रहा है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो रहा है टेम्परेचर, ठीक है। और जो सा है 2 वाले डिजिट्स पे मे बी 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, और जो 3 वाले पे है मे बी वो 60 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन हो रहा है। क्लियर स्टूडेंट? तो ये टेम्परेचर मेंटेन किए गए हैं इन डिजिट्स के हिसाब से। तो मतलब 1 वाले का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो सकता है। अगर आप 2 वाले पे जाओगे, 2 वाले को सेट करोगे तो वो टेम्परेचर 20 से ज्यादा हो जाएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर 3 वाले को प्रेस करोगे, उस पर अपना टेम्परेचर सेट करोगे तो वो पहले से ज्यादा टेम्परेचर होगा। क्लियर स्टूडेंट? तो आप लोग जब सेट करते हो, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने 2 वाले पॉइंट को, 2 वाले पे डिजिट पे जाके अपने टेम्परेचर हीट को सेट कर लिया है, ठीक है, इस पे आपको ये हीट चाहिए, इतनी चाहिए, मतलब आपने 40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट किया है। आप लोगों ने देखा होगा कि जब आपका स्ट्रेटनर बहुत ज्यादा हीट अप हो जाता है तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है और कुछ देर बाद वो खुद ही ऑन हो जाता है, ठीक है। वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर को मेंटेन किया था। क्लियर स्टूडेंट? 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमने टेम्परेचर मेंटेन किया था। जब टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाता है तो जो स्ट्रेटनर है वो कंप्लीट हीट अप हो जाता है। लेकिन अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है, मतलब आपने जो टेम्परेचर सेट किया था उससे ज्यादा हो रहा है, उससे ज्यादा होगा तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। बंद हो गया, 41 हुआ था टेम्परेचर, 42 हुआ तो वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेटनर बंद हो गया। लेकिन कुछ टाइम बाद दोबारा से ऑन हुआ। वो क्यों ऑन हुआ है? कि आहिस्ता आहिस्ता वो स्ट्रेटनर कूल हुआ है, ठंडा हो गया है, तो उसका टेम्परेचर दोबारा से फॉल कर रहा था, 40 से कम होना शुरू हो गया, 39 हुआ, 38 हुआ, 35 हो गया, ठीक है। लेकिन आपने चूंकि 40 मेंटेन किया हुआ है, 40 को सेट किया, तो दोबारा से 40 को मेंटेन करने के लिए स्ट्रेटनर ऑन हो जाता है। ठीक स्टूडेंट? तो यहाँ पे देखें कि किसने इसको बताया है कि टेम्परेचर ज्यादा हो गया है तो स्ट्रेटनर ने बंद हो जाना है, टेम्परेचर कम हो गया तो स्ट्रेटनर ने ऑन होना है। किसने इसको डिटेक्ट करवाया, किसने बताया है? तो रिसेप्टर्स बेसिकली क्या करते हैं, दे डिटेक्ट चेंज को वो डिटेक्ट करते हैं कि चेंज ज्यादा आ रहा है या कम आ रहा है, ठीक है। जो चेंज आता है फिर उस चेंज को वो आगे सिग्नल की फॉर्म में सेंड कर देते हैं कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर मतलब जिसने आगे मैसेज सेंड करना है कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो इसको बंद कर दिया जाए स्ट्रेटनर को,
ठीक है, क्योंकि रिसेप्टर ने तो हमें बताया है कि ये चेंज आ रहा है, टेम्परेचर ज्यादा हुआ या कम हुआ। अब जिसने हमें मैसेज आगे फर्दर बताना है कि ये ज्यादा हो गया है, तो अगर ज्यादा हो जाएगा तो आपके बालों को नुकसान होगा, तो वो क्या करते हैं, इसको स्ट्रेटनर को बंद करना है, मतलब आगे ऑर्डर दिया जा रहा है, तो ऑर्डर कौन दे रहा है, कंट्रोल सेंटर, और उसको बंद कौन करवा रहा है, स्ट्रेटनर को। दीज आर दी इफेक्टर्स, ठीक है। तो 3 कंपोनेंट है जो तीनों मिलके किसी भी चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। क्लियर स्टूडेंट। रिसेप्टर जो चेंज को डिटेक्ट करते हैं, जो वेरिएशंस आ रही है, चेंजेस आ रहे हैं, वो डिटेक्ट करते हैं, फिर उसको सेंड करते हैं उन चेंजेस को कंट्रोल सेंटर के पास। कंट्रोल सेंटर उन चेंजेस को देखता है किस टाइप की चेंजेस हैं, अच्छी हैं या बुरी हैं, फिर उसके मुताबिक वो कमांड करता है, मैसेज सेंड करता है किसको, इफेक्टर्स को, कि ये काम करो, ये एक्शन करो। लेकिन मैसेज जो ऑर्डर है वो कंट्रोल सेंटर देता है, और इफेक्टर्स फिर क्या करते हैं, उसके लिहाज से, उस एक्शन के लिहाज से अपना पूरा का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करते हैं, जो कि कंट्रोल सेंटर ने उसको सेंड किया है। क्लियर स्टूडेंट। तो इस तरह ये तीनों कंपोनेंट्स मिलकर काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं टाइप्स ऑफ अ सिस्टम। अभी हमने पीछे भी जिक्र किया है टाइप ऑफ सिस्टम। 2 टाइप के सिस्टम है। फर्स्ट वन इज द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम, मतलब मशीन्स वगैरह के अंदर जो कंट्रोल सिस्टम होता है। दूसरा जो है लिविंग कंट्रोल सिस्टम, ऐसा कंट्रोल सिस्टम जो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर पाया जाए, दैट इज अ लिविंग कंट्रोल सिस्टम। कहते हैं ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इनको हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं, जैसे टेम्परेचर कंट्रोल करना है उन्होंने, फिजिकल मशीन है, कोई मशीन जिसने टेम्परेचर को मेंटेन करना है। तो पिछली एग्जांपल को मद्देनजर रखते हुए इसको देखते हैं हम लोग कि सेंसर्स पाए जाते हैं। सेंसर्स आर बेसिकली रिसेप्टर्स जो क्या कर रहे थे, यहाँ पे चेंज को डिटेक्ट कर रहे थे, और जो टेम्परेचर को डिटेक्ट कर रहे हैं, कितना टेम्परेचर में चेंज आया है, कितना कम आया है चेंज, कितना ज्यादा चेंज आया है। तो वो इंस्ट्रूमेंट जो चेंज टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, दीज आर कॉल्ड द थर्मोमीटर्स। तो मशीन्स के अंदर क्या फिक्स किए होते हैं, थर्मोमीटर, जिनको हम लोग सेंसर्स कहते हैं, जो सेंस करते हैं कि कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। क्लियर। अगर यहाँ पे हमने बात की थी 40 डिग्री से 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जा रहा था, तो किन्होंने वो सेंस किया था, सेंसर्स ने, थर्मोमीटर्स ने। और अगर टेम्परेचर कम हो रहा था, मतलब 35 हो रहा था, तो वो किसने डिटेक्ट किया था, वो भी सेंसर्स ने डिटेक्ट किया था। क्लियर। नेक्स्ट देखें, हमने बताया कि ये मॉनिटर करते हैं चेंजेस, चेंज जो आए हैं उसको डिटेक्ट कर रहे हैं। मॉनिटर करना, डिटेक्ट करना फ्रॉम सेट पॉइंट, किसी एक सेट पॉइंट से, मतलब 40 था ना, सेट किया हुआ था हमने, तो 40 से कितना चेंज आया है, फिर उसको सेंड किया जाता था, जो चेंज आता था उसको फिर बताया जाता है, उसको सिग्नल की फॉर्म में सेंड किया जाता था किसको, कंट्रोल सेंटर। कंट्रोल सेंटर मशीन के अंदर कौन सा होगा, थर्मोस्टेट। थर्मोस्टेट बेसिकली क्या है, एक कंट्रोल सेंटर है जिसके पास जो वेरिएशन चेंजेस आया टेम्परेचर में, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन आ रही है। फिर ये जो चेंजेस आ रही है कि मतलब ज्यादा टेम्परेचर हो रहा है तो ये मशीन को बंद करना है, या कम टेम्परेचर हो रहा है तो मशीन को ऑन करना है, ठीक है। तो वो किसने ऑर्डर देना है, दिस कंट्रोल सेंटर ने। कंट्रोल सेंटर वो ऑर्डर देता है, एक्शन जो करना है उसके मुताबिक वो आगे इंफॉर्मेशन सेंड करता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, टेक एक्शन, एक्शन देता है, मैसेज सेंड करता है कि इस तरह का काम करना है। किसको, आगे आपकी मशीन के अंदर बटन्स लगे होते हैं, स्विच होते हैं जो खुद ऑन हो जाते हैं, खुद ऑफ हो जाते हैं, ठीक है। स्विच ऑन होते हैं, कब ऑन, जो कौन सा स्विच ऑन होगा, हीटिंग सिस्टम के लिए, इन केस ऑफ लोअरिंग टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कम हो गया है सेट पॉइंट से, मतलब 35 हो गया है, तो ये थर्मोस्टेट किसको जाके मैसेज देगा, हीटिंग सिस्टम के, हीटिंग सिस्टम को, कि वो जाके ऑन हो जाए और दोबारा से हीट को जनरेट किया जाए और 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट को लाया जाए, सेट पॉइंट तक लाया जाए। क्लियर। और दूसरी साइड पे क्या पॉसिबिलिटी थी कि अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, 45 हो गया है, ठीक है, तो फिर किसको ये जाके मैसेज सेंड करेगा, कंट्रोल सेंटर जो कि थर्मोस्टेट है, वो कूलिंग सिस्टम को एक्टिव करेगा, उसको ऑन करेगा कि वो क्या करे, टेम्परेचर को कम करे। क्यों कम करे, क्योंकि टेम्परेचर सेट पॉइंट से ज्यादा हो रहा है। क्लियर। तो इस तरह हमने देखी है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट होते हैं। सेंसर होता है जो कि एक्ट कर रहा होता है रिसेप्टर के तौर पे, थर्मोस्टेट होता है जो एक्ट कर रहा होता है कंट्रोल सेंटर के तौर पे, और स्विच जोन से हैं हीटिंग सिस्टम के लिए या कूलिंग सिस्टम के लिए, वो एक्ट कर रहे होते हैं इफेक्टर्स के लिए। इफेक्टर क्या है कि उन्होंने जो आगे
एक्शन देना है, परफॉर्म करना है। एक्शन देता कोई और है और परफॉर्म कोई और कर रहा है। जो परफॉर्म कर रहा है उसको हम लोग इफेक्टर का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लिविंग कंट्रोल सिस्टम की तरफ। लिविंग कंट्रोल सिस्टम, जैसे हमने फिजिकल कंट्रोल सिस्टम की बात की है टेम्परेचर के बारे में कि उनकी बॉडी के अंदर मशीन के अंदर हम लोग टेम्परेचर सेट करते हैं। जैसे आप लोगों ने इस्त्री वगैरह भी देखी होगी, आयरन वगैरह आप लोग सेट करते हो, वो बंद हो जाती है फिर से ऑन हो जाती है, वो सारे का सारे, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर को नैरो रेंज के अंदर सेट किया होता है, रेंजेस की फॉर्म में। हम लोग मोस्टली कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन वो रेंज की फॉर्म में होता है। क्लियर। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी टेम्परेचर जो है, फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं 37 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें, या उसकी रेंज की फॉर्म में यहाँ पे कर लें कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, ये इसका हाई लेवल है, यहाँ तक टेम्परेचर आ सकता है, या इसका लोअर लेवल है, इस तक टेम्परेचर आ सकता है। अगर इससे ज्यादा होगा तो नुकसान होगा, इससे कम होगा तो नुकसान होगा। तो इसके दरमियान में हमने टेम्परेचर को सेट किया हुआ है। 10 मिनट्स पहले। क्लियर। तो कहते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं विद द रिलेटिव टू योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के लिहाज से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, उनको हम लोग एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। मतलब अगर बॉडी बाहर जो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है 45 हो गया, लेकिन ऑर्गेनिज्म का जो टेम्परेचर है बॉडी का वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो दीज आर द एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स मतलब वो खुद ही अपनी बॉडी के अंदर हीट को लॉस करके या हीट को जनरेट करके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं। क्लियर स्टूडेंट, उनको हम लोग एंडोथर्म्स का नाम देते हैं। कहते हैं इनके अंदर भी कंट्रोल सिस्टम के लिए सबसे पहले रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं चेंज। अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो क्या करते हैं, वो बताते हैं, सिग्नल सेंड करते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। किसको सेंड करते हैं, कंट्रोल सिस्टम को। कंट्रोल सिस्टम कौन सा होगा, जैसे हमारा ब्रेन है, मैंने पीछे भी बात किया, ब्रेन है उसके अंदर हाइपोथैलेमस है, तो हाइपोथैलेमस जो कि कंट्रोल सिस्टम के तौर पे काम कर रहा है, वो एक्शन लेगा, उसको पता चल गया कि इतना चेंज आया, इतना ज्यादा इंक्रीज आया है, तो फिर वो क्या करेगा, सिग्नल एक्शन सेंड करता है, कमांड करता है, मैसेज देता है किसको, इफेक्टर्स को, कि वो क्या करें, बॉडी के कूलिंग सिस्टम को एक्टिव करें और बॉडी के अंदर जितनी हीट इंक्रीज हुई थी उसको दोबारा से मेंटेन किया जाए, उसको कम किया जाए और उसको सेट टेम्परेचर तक लाया जाए। ये स्टूडेंट कि अगर यहाँ पे टेम्परेचर ज्यादा हो गया था तो उसको दोबारा से वापस ला के इस रेंज के अंदर मेंटेन किया जाए। तो दैट इज द कंपोनेंट्स ऑफ अ लिविंग सिस्टम। क्लियर। और इसी तरह अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो रिसेप्टर डिटेक्ट करेंगे चेंज को, फिर वो चेंज जो आया है उसको सिग्नल कंट्रोल सेंटर को सेंड करेंगे, कंट्रोल सेंटर फिर क्या करेगा, कूलिंग सेंटर की बजाय हीटिंग सेंटर को, हीटिंग सिस्टम को एक्टिव करेगा। जैसे अगर हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर कम हो रहा है तो क्या होगा, टेम्परेचर कैसे, कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को इंक्रीज करवा रहे हैं, मसल्स। मसल जो उनसे इफेक्टर्स के तौर पे काम करेंगे, मतलब मसल क्या करेंगे, शिवरिंग, कांपना स्टार्ट हो जाता है हमारे बॉडी का, शिवरिंग होना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, हीट जनरेट होती है। क्लियर। तो कूलिंग सिस्टम के लिए स्वेट ग्लैंड होते हैं, इफेक्टर के तौर पे काम कर होते हैं, और हीटिंग सिस्टम के लिए हमारे मसल्स इफेक्टर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट ऑफ आवर लिविंग सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। फीडबैक मैकेनिज्म मोस्टली कहते हैं कि एक मैकेनिज्म होता है जो क्या करता है, चेंज आया है जो उसको डिटेक्ट करता है, फिर उसके सिग्नल सेंड करता है किसको, कंट्रोल सिस्टम को। क्यों, किसको, कंट्रोल सिस्टम फिर एक्शन लेता है और कंट्रोल सिस्टम फिर एक्शन देता है किसको, इफेक्टर्स को, और आगे फिर इफेक्टर जो से है रिस्पॉन्स शो करते हैं। जैसे हमारे मसल्स ने रिस्पॉन्स शो किया जब टेम्परेचर लो था, ठीक है, वो शिवरिंग स्टार्ट कर दी, तो रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया चेंज, उस चेंज को सिग्नल की फॉर्म में कंट्रोल सिस्टम को भेजा, कंट्रोल सिस्टम ने एक्शन दिया इफेक्टर्स को, फिर इफेक्टर्स जाके आगे रिस्पॉन्स करते हैं। इस सारे मैकेनिज्म को हम लोग फीडबैक मैकेनिज्म का नाम देते हैं। क्लियर स्टूडेंट। फीडबैक मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म जिसमें कोई चेंज को डिटेक्ट किया जाता है, फिर उसको मेंटेन करने के लिए एक्शन दिया जाता है, फिर उसको एंड पे उसको मेंटेन कर लिया जाता है उस चेंज को। क्लियर। आगे इसकी टाइप्स हैं दो फीडबैक मैकेनिज्म की, एक है पॉजिटिव फीडबैक और दूसरी है नेगेटिव फीडबैक। पॉजिटिव का वर्ड देखें स्टूडेंट,
पॉजिटिव से आपको पता चल रहा है पॉजिटिव किसे कहते हैं कि मतलब किसी चीज को प्रमोट करना, पॉजिटिव रिस्पॉन्स शो करना। जैसे आप लोगों के इन्वायरमेंट में या आपकी क्लास में कोई बच्चा बहुत अच्छा नंबरों में पास होता है, बहुत अच्छे मार्क्स लेता है, तो हर कोई उसको क्या करता है, क्लियर स्टूडेंट। तो पॉजिटिव फीडबैक में क्या किया जाता है कि जैसे मैंने एग्जांपल दी है कि जो स्टूडेंट जिन्होंने स्टूडेंट ने अच्छे मार्क्स लिए हैं उनको हम लोग शाबाश देते हैं, कोई इनाम देते हैं। क्यों देते हैं? हमारा ये कि नेक्स्ट टाइम ये दोबारा से ये काम करे। तो जो चेंज आया उसकी तरफ हमारा रिस्पॉन्स है ना, कि हम लोग उसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रमोट करने को जो कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक है, कि जो इफेक्टर्स होते हैं, जो चेंज आया है बाहर या हमारी बॉडी के अंदर, उसकी तरफ उस चेंज को ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? जैसे हमारे ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स है, यहाँ पे ब्लड वेसल्स हैं, किसी वजह से ये यहाँ से डैमेज हो गई, टूट गई है। हमारे यहाँ पे ब्लड वेसल्स के अंदर सेल पाए जाते हैं डिफरेंट टाइप के, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, ठीक है। तो प्लेटलेट्स भी इसी की एक टाइप है, ठीक है। ये सेल्स पाए जाते हैं। जब यूं ही ये ब्लड वेसल टूटती है, ये सिग्नल देती है इन प्लेटलेट्स को। प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? ब्लड क्लॉट बनाना, ठीक है, खून को जमाना, ताकि जो इसके अंदर वेसल्स के अंदर ब्लड है वो जो सा है खत्म ना, बाहर लॉस ना हो जाए। तो उसको मेंटेन करने के यहाँ पे एक ब्रिज सा सील किया जाता है इसको। तो अगर यहाँ पे सील हो रहा है तो क्या किया जाता है, ये बाकी जो उनसे हैं, बाकी जो प्लेटलेट्स हैं उनको भी एक्टिव किया जाता है, और इसकी वजह से ज्यादा यहाँ पे ब्रिज बनाया जाता है, सीलिंग का प्रोसेस किया जाता है। तो जो कि एक ही तरफ पहले इस ये वाले एक्टिव हुए, उसके देखा देखी बाकी प्लेटलेट्स भी एक्टिव हो, चेंज आया है उसकी तरफ सारे मूव कर रहे हैं। तो दैट इज अ पॉजिटिव फीडबैक। स्टूडेंट क्लियर हो गया? आज के लिए काफी है जो पॉजिटिव फीडबैक है। नेक्स्ट कल दोबारा से हम लोग इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि टाइम शॉर्ट है। तो कल दोबारा से हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक से। अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। स्टूडेंट, अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैम प्लेटलेट्स वाली बता दें। जी रिपीट करें अपना। प्लेटलेट्स वाली एग्जांपल बता दें। जी जी, देखिए ब्लड वेसल्स होती हैं, खून की जो नालियां होती हैं, वो किसी वजह से टूट जाती हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या करते हैं, वो खून को जमाते हैं। जैसे हमारे कट लग जाता है तो वहां पे खून जमता है, तो वहां से ब्लीडिंग नहीं होती, स्टॉप हो जाती है। इसी तरह जब ब्लड वेसल टूटती हैं तो वो प्लेटलेट को एक्टिव करती हैं। एक सेल है प्लेटलेट्स जो ब्लड के अंदर पाया जाता है, ब्लड की सेल की टाइप है। प्लेटलेट यहाँ पे आके वो खून को जमाना शुरू कर देती हैं, और जिसकी वजह से ब्लड का लॉस जो है रुक जाता है। ब्लड इस सेल से, इस वेसल से बाहर नहीं जाता। क्लियर? तो जब यहाँ पे ब्लड बाहर मूव नहीं करा, तो जिसकी वजह से प्लेटलेट्स ने रोका ना, तो फिर देखा देखी एक प्लेटलेट एक्टिव, तो देखा देखी दूसरा प्लेटलेट, इस तरह डिफरेंट प्लेटलेट सेल जो से हैं वो एक्टिव होते जाते हैं। और क्या हो जाता है, सीलिंग ज्यादा से ज्यादा की जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा ब्लड का लॉस को रोका जा सके। क्लियर?